राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय 57वां वार्षिक महाधिवेशन का उद्घाटन रविंद्रालय में आशीष गोयल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं पंकज कुमार प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दीप प्रज्वलित किया। समय बहुत कम है, मुझे समय सीमा के अंदर ये पूरे कार्यक्रम को संचालित करना है। जो साथी हमारे छूट गए हैं उनसे मैं कल जब हमारा अधिवेशन होगा तो मैं उनको माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करूँगा और इस क्रम को यहीं विराम देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। हम अपनी परंपरा के अनुसार स्वागत सचिव जी से अनुरोध करना चाहें और वो अपना स्वागत भाषण हम सबके बीच में माननीय मुख्य अतिथि के सम्मान में इसी क्रम में मेरा अनुरोध है कि मंच पर विराम प्रबंध स्वागत सचिव जी से अनुरोध है कि आए और हम सब लोग के सदन में उपस्थित निदेशक वितरण D.D. द्विवेदी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि हम सब की ओर से डायरेक्टर की ओर से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष माननीय हरि किशोर तिवारी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए दोस्तों हमारे मौजूद हैं। मैं स्वागत अध्यक्ष अनुरोध कर रहे थे आए और माल्यार्पण कर माननीय दीक्षित जी का स्वागत करने के लिए हम सबके लोकप्रिय नेता और जो संगठन के कई वर्षों तक अध्यक्ष और वर्तमान संरक्षक हैं, मैं अनुरोध कर रहा हूँ स्वागत सचिव जी से कि आए हम सबकी ओर से माननीय सतनाम सिंह जी का माल्यार्पण अपना स्वागत करने के लिए संगठन के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में ऑल इंडिया पावर डिप्लॉयमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. त्रिवेदी साहब हमारे लिए मौजूद हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ स्वागत अध्यक्ष जी से कहें और हम सब उनका माल्यार्पण करें। मेरा अनुरोध है कि हम सबके बीच में ऊर्जावान महासचिव जयप्रकाश जी मौजूद हैं। स्वागत अध्यक्ष और सचिव जी से अनुरोध है कि आए और उनका माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। हमारे जितने केंद्रीय पदाधिकारी हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, उनसे क्रमशः मेरा अनुरोध है और हम सबकी भावनाओं के अनुरूप इस पूरे प्रदेश की ओर से माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर का आज के 77वें महाधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी इंजीनियर D.D. पटेल साहब, मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष कुमार गोयल साहब जो चेयरमैन ऑफिशियल हैं, विशिष्ट अतिथि आईएएस श्री पंकज कुमार साहब त्रिवेदी साहब, सभी वरिष्ठगण एवं सभी प्रदेश के आए हुए 77वें महाधिवेशन रविंद्रालय 4 बाग लखनऊ में दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मुख्य अतिथि के संबंध में 2 लाइन बोलूंगा। खुशियों के सागर में पाओ, खुशियों के कुछ उधार आ गए।
साथियों, अतिथि देवो भव निभा रहे हैं। भारत की परंपरा कहती है अतिथि भगवान। भारत की परंपरा अतिथि को भगवान मानती है। चंदन की खुशबू चौखट पे बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मुख्य अतिथि आए हैं भगवान बनकर, हम अपने भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। आप सभी को राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के 77वें महाधिवेशन में हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन। साहब और एमडी साहब और पूरी यूपीपीसीएल कहिए हमारे सामने बैठी है। मैं इस दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ। करते हैं व्यापार तो हानियाँ बहुत है, करते हैं व्यापार तो हानियाँ बहुत है, जीते हैं जिंदगी तो परेशानियाँ बहुत हैं, फिर भी न रुकेंगे न झुकेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। जो भी इसमें चिन्ह रहे हैं और साथ में एक बुके। मैं महासचिव जी से अनुरोध करूंगा कि हम सबकी ओर से प्रबंध निदेशक माननीय पंकज कुमार साहब को बुके और इसमें चिन्ह देने की कृपा करें। सर आप भी पास करिए। दोस्तों अनुरोध करूं कि इस संगठन को जिन्होंने सोचा, जिन्होंने मजबूती प्रदान कर दी और आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं उसमें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे एस.सी. दीक्षित जी निभाई है। मैं चाहता हूं कि एस.सी. दीक्षित साहब एक बुके माननीय स्वागत। आदरणीय श्रद्धेय एस.सी. दीक्षित जी, आदरणीय इंजीनियर सतनाम सिंह जी, अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र के सभी निगमों के अध्यक्ष परम श्रद्धेय डॉक्टर आशीष कुमार गोयल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक श्रीमान पंकज कुमार जी, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के समस्त सम्मानित पधारे हमारे निदेशकगण, पूरे देश के बिजली इंजीनियरों के डिप्लोमा संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के ही संगठन के वर्ष अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर.के. त्रिवेदी सर, हमारे बीच उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों के समूहों के प्रांतीय अध्यक्ष, कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष श्रद्धेय आदरणीय तिवारी जी, हमारे बीच में प्रदेश के कोने कोने से अन्य संघ के प्रांतीय पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के विभिन्न सेवा संगठनों के विशेष रूप से 24,000 डिप्लोमा इंजीनियर की जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, महासंघ के अध्यक्ष भाई चंद मिश्रा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोक निर्माण भाई यादव जी, अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अध्यक्ष भाई पवार जी, महासचिव श्री श्रीवास्तव जी, हमारे बीच में अन्य तमाम सम्मानित प्रतिनिधिगण के साथ प्रदेश के कोने कोने से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे जूनियर इंजीनियर एवं प्रोन्नत साथियों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले संगठन की 77वें महाधिवेशन के अवसर पे मैं संगठन का महासचिव होने के नाते संगठन की ओर से आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मान्यवर राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश के 77वें महाधिवेशन के अवसर पर प्राचीन लक्ष्मण नगर तथा आदर्श और अजीब की नगरी राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। किसी राष्ट्र की संपन्नता, विस्तार, उन्नति का आधार ऊर्जा है। समय के साथ ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार अब लगभग सभी नागरिकों के सामान्य और जीवनचर्या में अनिवार्य रूप से जुड़ गया है। विद्युत की निर्बाध उपलब्धता से जहां एक और व्यक्ति का दैनिक जीवन सुगम होता है, उत्पादकता बढ़ती है, वहीं विद्युत कटौती के कारण सामान्य जीवन एवं उत्पादकता में नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट परिचित होता है। हमारा गौरव है, इसकी निरंतरता बनी हुई है। शायद प्रदेश में बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिन्होंने प्रशासन शुरू किया, लेकिन वो बीच में रुक गए या आज के कार्य में प्रकाशित नहीं गए। हम इस बात पे गर्व करते हैं कि हमारा संगठन जिस
अभियान को लेकर चला इस सबके विश्वास का उसकी निरंतरता आज भी कायम है। हमारे बीच में बहुत से प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं जिनको हम चाहकर भी मंच पर स्थान नहीं दे सके, उन सब के प्रति मैं आदर भाव प्रकट। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के इस वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर सबसे पहले मैं जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, वयोवृद्ध अधिकारी हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे साथी प्रबंध निदेशक जी और यूपीपीसीएल और अन्य निगमों के हमारे डायरेक्टर्स निधि नारंग जी, अशोक सेठ जी, केवी सिंह जी, जीडी द्विवेदी जी, संगठन की ओर से संगठन के संरक्षक श्री सतनाम सिंह जी, श्री आशीष दीक्षित जी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष श्री हरिकिशोर तिवारी जी, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा फेडरेशन के अध्यक्ष श्री आर के त्रिवेदी जी, एचएन मिश्रा जी और आपके बड़े शुभचिंतक अध्यक्ष गोपाल वल्लभ पटेल जी और जयप्रकाश जी। मैं तो जयप्रकाश जी को बधाई दूंगा, काफी ओजपूर्ण आवाज है, उनको तो माइक की जरूरत ही नहीं है। आज आप प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, आपको अग्रिम रूप से नववर्ष की बधाई 2025 की। जूनियर इंजीनियर पूरे पावर कॉरपोरेशन की ट्रांसमिशन की और उत्पादन की रीढ़ भी है और नींव भी है। आप हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, उपभोक्ता सबसे पहले आप ही से मिलता है, या ट्रांसमिशन में जो भी काम करना होता है, उत्पादन में जो भी काम करना होता है, सारा टेक्निकल का काम जूनियर इंजीनियर संवर्ग पर निर्भर होता है। तो आप इस ऊर्जा संरचना के विश्वकर्मा हैं, आपको शत शत नमन। अभी जयप्रकाश जी ने काफी लंबा मांग पत्र पढ़ा, मुझे लगता है उसमें पिछले 30 साल से वही मांग पत्र चलता आ रहा है, जो मांगे रह जाती हैं वो बैलेंस चलती रहती हैं आगे। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि 30 वर्षों में देश दुनिया काफी परिवर्तित हो चुकी है, तो उनमें से जो मांगे अब रेलेवेंट नहीं रह गई उनको डिलीट कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा समय भी बचेगा और कागज भी बचेगा। लेकिन जो रेलेवेंट मांगे हैं उनके बारे में आप जरूर अपनी बात मजबूती से रखिए और उन पर हम विचार भी करेंगे। एक चीज मैं देखता हूं, सभी कर्मचारी संगठन कहते रहते हैं कि हमारा मैन पावर बढ़ाइए। हमारा मानक था 1990 का ये कि इतने पे इतना होगा, इतने पे इतना होगा। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे संख्या बढ़ रही है, उपभोक्ताओं की संख्या पिछले 7-8 साल में दुगनी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कर्मचारियों की संख्या दुगनी हो जाएगी। इस चीज को आपको भी समझना पड़ेगा। हमें किसी भी संगठन को चलाने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को ही देखना पड़ेगा। हम लोग इनकम को देख के बड़ा खुश हो जाते हैं कि साहब हमारा रेवेन्यू इतना बढ़ गया, हम लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, चीजों में सुधार है, एटीएनसी में थोड़ा घटोतरी हुई, लाइन लॉस में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, थ्रू रेट में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंडिचर साइड भी तो देखिए। पावर परचेज कॉस्ट कितनी बढ़ी, सैलरी कॉस्ट कितनी बढ़ी, वेतन कितना बढ़ गया, संविदा का कितना बढ़ गया, ओएनएम कितना बढ़ गया। पिछले 7-8 वर्षों का देखा जाए तो रेवेन्यू बढ़ रहा है 7 से 7.5 पौने 8% के बीच में, सब कुछ मिला दिया जाए तो। और खर्चा कितना बढ़ रहा है? खर्चा बढ़ रहा है 10% से ज्यादा। तो कैश गैप जो था कॉरपोरेशन का, जो वर्ष 2021 में 8,000 करोड़ था, वो अब बढ़ के इस साल 46,000 करोड़ हो गया। तो ऐसी स्थिति रही अगले साल ये 50-55 हो जाएगा, उसके अगले साल और बढ़ जाएगा, उसके अगले साल और बढ़ जाएगा। तो ये हम सबको समझना है कि कोई भी सरकार
यही नहीं, दुनिया में भी कहीं भी कोई भी हो, इतनी बड़ी धनराशि कैश गैप में किसी भी कॉरपोरेशन को लंबे समय तक नहीं दे सकती। बार बार आप कहते हैं समझौता हुआ था कि हम तो 1 साल में ठीक कर देंगे। सुनता हूं कि साहब हमें दे दीजिए, हम 1 साल में सब कुछ ठीक कर देंगे। तो इतने साल से तो हो ही, आप ही तो हो, इस पूरे संगठन की भी रीढ़ है, निगम की भी रीढ़ है। तो आज से शुरू कर दीजिए काम करना। मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा आज से उस दिशा में करना शुरू कर दीजिए। हमें ठीक करना है, ठीक करने की दिशा में काम करना शुरू कीजिए। अभी मैं किसी की बुराई नहीं करने वाला हूं, लेकिन आंकड़े मैं बताना चाहूंगा। और ये आंकड़े सब हमारे ईआरपी से ही निकले हुए आंकड़े हैं। जो आप आंकड़े भरते हैं, आप एई एक्सीएन जो आंकड़े CS3 CS4 में भरते हैं, फिर जो अकाउंट में भरे जाते हैं, ये वही आंकड़े हैं। हमने कहीं से बाहर से नहीं निकाले हैं। कोई जो है अलग से जो है डायरेक्टर फाइनेंस ने कोई आंकड़े अलग से नहीं बनाए हैं। ये वही आंकड़े हैं। आप हमारे साथ बैठ जाइए, वही आंकड़े मिलेंगे। अकाउंट्स के ही निकले हुए हैं। 2021 में हमारा कैश गैप था। 2021 में हम लोगों ने रेवेन्यू कलेक्ट किया 49,000 करोड़। 23-24 में 62,000 करोड़। कुल खर्चे का जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो 23-24 में केवल 58% था, अर्थात 42% हमें सरकार ने दिया। ठीक है, हम अपने जितना खर्चा करते हैं रेवेन्यू से केवल 58% ही ले पाते हैं। सब्सिडी मिला लीजिए, चलिए सब्सिडी मिला लिया जाए तो 74% कर लेते हैं, तब भी 26% हमारा जो है नेट गैप रहता है। जितना हम खर्चा करते हैं उसके सापेक्ष रोकड़ा चाहिए होता है, तो उसमें 26% का गैप रहता है, जिसमें सरकार को पैसा देना पड़ता है, और ये बढ़ता जा रहा है। और इसलिए बढ़ता जाएगा कि जितनी भी यूनिट बिजली हम पब्लिक को देते हैं, हर यूनिट पे हमें हानि है। अब आपको बताएं, पूर्वांचल में प्रति यूनिट हानि पिछले साल 4 रुपये 33 पैसे थी। दक्षिणांचल में 3 रुपये 99 पैसे थी। मध्यांचल में 3 रुपये 59 पैसे थी। पश्चिमांचल में 1 रुपये 73 पैसे थी। कैस्को में 1 रुपये 46 पैसे थी। हम कैस्को को कहते हैं साहब कैस्को बहुत अच्छा काम कर रहा है, लाइन लॉसेस कम हो गए, तब भी वहां पर ये इतनी हानि थी। और यूपीपीसीएल का अगर एक समेत आंकड़ा देख लिया जाए तो 3 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट की हानि थी। कहने का मतलब है जितनी बिजली हम देंगे उतनी ज्यादा हानि हम करेंगे। जनता को तो 24 घंटे बिजली चाहिए, कब तक उसको मना करेंगे कि हम 24 घंटे नहीं बिजली देंगे। हर साल जो है मांग बढ़ती ही जाएगी, गर्मी बढ़ती जा रही है, हर साल मांग 7 से 10% बढ़ जा रही है ओवरऑल। लेकिन अगर अप्रैल के महीने में देखें, मई के महीने में देखें, तो मांग जो है 20, 25, 30, कभी कभी 60% भी जो है, अगर डे टू डे कंपैरिजन करें, मांग बढ़ रही है। और मैं आप सबको बधाई भी देना चाहूंगा कि इस बार जो भीषण गर्मी थी अप्रैल, मई, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, हमारे सभी लोगों ने, यूपी पावर कॉरपोरेशन के लोगों ने, ट्रांसमिशन के लोगों ने, उत्पादन के लोगों ने पूरे मनोयोग से काम करके निर्बाध विद्युत आपूर्ति 24 घंटे की है। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो असलियत है उसको भी समझने की जरूरत है। तो मैंने बताया कि 2020-21 में 8,000 करोड़ का गैप था, इस साल 46,000 करोड़ का गैप है, और अगले साल इससे ज्यादा वो बढ़ता जाएगा। बिलिंग एफिशिएंसी देखें हम अपनी, तो बिलिंग एफिशिएंसी हम अब कह रहे हैं कि हमारी अभी तक इस साल, पिछले साल तो 84% थी, इस साल अभी तक अक्टूबर तक का आंकड़ा 82% का है, 82% का। लेकिन अगर टर्नअप देखा जाए तो टर्नअप रूरल एरिया में 50% है, अर्बन एरिया में 90-91% है। इसका मतलब हमें काफी और काम करने की जरूरत है। वर्तमान में ओटीएस चल रहा है। ओटीएस में देखा जा रहा है कि जो नेवर पेड कंज्यूमर हैं, नेवर पेड कंज्यूमर का मैं बता दूं आपको, 3,52 लाख कंज्यूमर में 62 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं जो नेवर पेड हैं, जिनके ऊपर लगभग 34,000 करोड़ का बकाया है। और अभी ओटीएस में देखा जाए तो नेवर पेड कंज्यूमर्स का जो टर्नअप है वो
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इतने दिनों से असिस्टेड बिलिंग हुई, हमने चिन्हित कर लिया सबको, देख लिया कि साहब घोस्ट कंज्यूमरिज्म में नहीं है। उस असिस्टेड बिलिंग का ही नतीजा आया कि साहब 4-5% से ज़्यादा घोस्ट कंज्यूमर नहीं है, बाकी सब वेरीफाइड हो गए। ये आप ही कहाँ खड़ा है, लेकिन ओटीएस में कहाँ गए सारे? कोई नहीं आ रहा सामने। आप ही की वेरीफाइड फिगर है। तो अगर हमें सुधार की तरफ जाना है तो बकाये को तो वसूल करना पड़ेगा। एक और नारा दिया जाता है कि साहब अगर सारा बकाया वसूल हो जाए तो सारा घाटा पूरा हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। अगर बच्चा बिल्कुल सदाचारी हो, सब कुछ हो तो बड़ा होकर बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा। लेकिन उसके आगे एक शब्द लगा है, क्या है वो शब्द? अगर। ये अगर ही शब्द बहुत बड़ा होता है ना। बचपन में हम सपना देखते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा वो, लेकिन अगर आ जाता है। सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाता तो मेरी आदत अच्छी हो जाती। अगर मैं शराब नहीं पीता तो मेरी जो है हेल्थ अच्छी होती। अगर मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेता तो मैं कुछ और हो जाता। तो ये अगर शब्द बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, अगर बकाया वसूल हो जाए तो सारा घाटा पूरा हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया बात है भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये अगर कहाँ है? ये अगर कहाँ कौन खत्म करेगा? तो मैं आपका ये 2 दिन का जो अधिवेशन है, आपसे आह्वान करूंगा कि इस अगर की गुत्थी को थोड़ा सा सुलझाइएगा इन 2 दिन में, कि ये अगर वाली चीज जो है, इस अगर की कार्य योजना कुछ बना सकें आप, तो हमें भी प्रस्तुत करिएगा और उसको कार्यान्वित करिएगा, जिससे कि ये जो अगर है ये डगर में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, एक्शन प्लान में परिवर्तित हो जाए। हम अपने ज्ञान चक्षु खोल के कुछ आंकड़ों पे नहीं, कुछ जो है जो देश में रैंकिंग है उसके बारे में भी देख लें। कैस्को की जो रैंकिंग आई है वो 100 में से उसको 42 नंबर मिले, जबकि देश के जो अन्य डिस्कॉम हैं जो ए कैटेगरी में हैं उनको 90, 95, 96 नंबर मिलते हैं। कैस्को को 42 नंबर मिले, जो सबसे आगे हैं हमारे। पश्चिमांचल को 59 नंबर मिले, बी श्रेणी में आए। दक्षिणांचल को केवल 7 नंबर मिले, C-। पूर्वांचल को 5 नंबर मिले, C-। मध्यांचल को 3 नंबर मिले, C-। ये जो डिस्कॉम की रेटिंग है, तो ये मैं आपको जो है हतोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये केवल इसलिए कह रहा हूं कि वो अगर को डगर की राह पे बदलना है तो कुछ ना कुछ एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। केवल हम अपने जो उपलब्धियां हैं उनका गुणगान करते करते जो है खुश नहीं हो सकते। जो हमारी फेलियर्स हैं उनको भी ठीक करने के लिए हमें ही कार्य योजना बनानी पड़ेगी। तो आधा चीज नहीं देखिए कि साहब जो है हमारा लड़का बड़ा अच्छा पढ़ता है, गणित में 90 नंबर लाया, हिस्ट्री में 95 लाया, लेकिन वो नहीं देख रहे हो कि साहब ड्रग एडिक्ट भी है। तो पहले वो बीमारी को ठीक करना पड़ेगा, तब गणित के 90-95 नंबर का उसका फायदा होगा। अगर वो ड्रग एडिक्शन खत्म नहीं हुआ तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो ये जो हमारा वसूली का रिकॉर्ड है, बिलिंग का रिकॉर्ड है, कलेक्शन का रिकॉर्ड है, अगर इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो जितनी सप्लाई हम दे रहे हैं वो हमारे और घाटे का ही कारण बनते जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखने की बात है। तो जब हम अपनी पीठ ठोकते हैं कि हम तो बड़ी अच्छी सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ कहीं ये भी है कि इससे घाटा हमने अपना और बढ़ा लिया है, क्योंकि हमने अपनी मीटरिंग, बिलिंग और करेक्शन ठीक नहीं किया है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 2 दिन के अधिवेशन में इन चीज़ों पर विचार करें और एक ऐसी कार्य योजना बनाएं कि किस प्रकार से ये धनराशि हम निकाल सकते हैं, अपनी बिलिंग कैसे ठीक कर सकते हैं, मीटरिंग कैसे ठीक कर सकते हैं, कलेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारे निगमों के स्वास्थ्य में सुधार हो। मैन पावर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। मैन पावर बढ़ाने से कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, डेटा एनालिटिक्स का ज़माना है। अब उपभोक्ता आपके पास नहीं आना चाहता।
उसके पास टाइम नहीं है। उसका काम अगर एक फ़ोन कॉल से, व्हाट्सएप से, मैसेज से हो जाए तो आपके पास क्यों आना चाहेगा? वो आपका क्यों समय बर्बाद करेगा और अपना भी समय क्यों बर्बाद करेगा? तो ये जो एक पुरानी चीज़ थी कि साहब एक जेई को सबसे मिलना है, आपको उपभोक्ता से मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। मिलने की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए? तो अभी हम लोगों ने आप सभी के सहयोग से 4 शहरों में एक रिवाइज व्यवस्था लागू की है, कानपुर, बरेली, मेरठ और अलीगढ़ में, जहां पर कॉमर्शियल फंक्शन को अलग किया गया है, टेक्निकल फंक्शन को अलग किया गया है। तो पहले जब टेक्निकल और कॉमर्शियल को अलग करने की बात होती थी, हर आदमी चाहता था नहीं साहब मुझे रेवेन्यू में मत भेजिए, है ना, हमारा काम तो टेक्निकल है, हमें टेक्निकल काम दीजिए। अब जब ऐसी व्यवस्था बना दी गई है तो हर आदमी चाह रहा नहीं साहब मुझे टेक्निकल में क्यों भेज रहे हैं, मुझे तो कॉमर्शियल दे दीजिए, क्योंकि वहां पे बिल संशोधन का काम होता है। सारे इंजीनियर कह रहे हैं नहीं जी मुझे टेक्निकल में काम नहीं करना, है ना, मेरा चीफ इंजीनियर मेरे से नाराज है तो मुझे साहब उसने जो है टेक्निकल में भेज दिया, 33 में भेज दिया, 11 kV में भेज दिया। तो मैं तो सर पकड़ लिया। मैंने कहा कल तक आप लोग ये कहते थे साहब हम तो तकनीकी अधिकारी हैं, हमसे रेवेन्यू का काम काहे ले रहे हो? जब रेवेन्यू और टेक्निकल को अलग किया तो सारे लोग जो है टेक्निकल को छोड़कर कॉमर्शियल में जाना चाह रहे हैं। तो देखिए हमारा काम दोनों टेक्नो कॉमर्शियल काम है, उस पर आपके प्रतिनिधियों के साथ बिंदुवार बैठकर वार्ता की जाएगी और वार्ता हमारी होती रहती है और एक सकारात्मक माहौल में हर बिंदु पे वार्ता की जाएगी। जनरेशन इंसेंटिव पहली बार कई वर्षों के बाद जनरेशन इंसेंटिव जो है जिसकी घोषणा हुई थी, तो मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि कल वो जो है फाइल अनुमोदित कर दी गई है। जल्दी ही जनरेशन इंसेंटिव सभी को मिलेगा और मैं चाहता हूं कि ट्रांसमिशन और पावर कॉरपोरेशन के लोग भी इस तरह का काम करें कि उनको भी इंसेंटिव दिया जा सके। सब स्टेशन वाइज इंसेंटिव की घोषणा संविदा कर्मियों के लिए पिछले वर्ष की गई थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि उस इंसेंटिव को कोई पाना नहीं चाहता। हमारे 50% से ऊपर के जो फीडर हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो अगर हम आपको दूसरी तरफ के आंकड़े दिखाएं तो आप भी जो है काफी दुखी होंगे। मैं ज्यादा और आपको दुख नहीं देना चाहता, आप एक खुशनुमा माहौल में आए हैं, ज्यादा आंकड़े मैं आपको देके दुख नहीं देना चाहता। वो मैं पटेल साहब को और आपके जयप्रकाश जी को दे देंगे, आप उस पर विचार करते रहिएगा। आपके बाकी जो मांगे हैं आपके संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उन पर वार्ता होगी और पूरी कोशिश होगी कि उनका हम समाधान निकालें और आपके हित में जो भी हो सकता है उसको वो निर्णय लिए जाएं। ये आप विश्वास रखिए कि जेई हमारे जूनियर इंजीनियर्स हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हमारे निगम की रीढ़ भी हैं और नींव भी हैं। तो आपके हित में जो भी हमसे हो सकेगा मेरी पूरी कोशिश रहेगी और आपके प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान कराने का हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों